ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया इसमें, है ना, ये सब कैलकुलस वाला पोर्शन हो गया। ये मैट्रिक्स थ्योरी बस बचा है ना, ये प्रोबेबिलिटी कर लिए, ये सारे टॉपिक ऑलमोस्ट है ना कर ही लिए डिस्कस। तो उधर मैट्रिक्स थ्योरी बचा है, इधर ये नीचे के 2 टॉपिक बचे हैं, है ना। ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अराउंड ये दोनों मिला के 5 नंबर ये के। मल्टीपल हाँ सर, ये जो मल्टीपल एनालिसिस है इससे सर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड है जो गेट में बहुत बार आ चुका है। हाँ, लेकिन बहुत बार आ चुके हैं सही, मल्टीपल वो डिस्ट्रीब्यूशन है सर। जस्ट उसका जनरलाइजेशन है ना, जो आपने यूनिवेरिएट में पढ़ा हुआ है उसका रैंडम वेक्टर आपने वहां पढ़े ना, तो उसका जनरलाइजेशन है यहाँ पे, है ना, उस केस में। पर वो जो काई स्क्वायर और वो जो टी है ना उससे आता है ना वो मल्टीपल एनालिसिस का क्वेश्चन। जी जी। तो वो सारे बहुत सारे क्वेश्चन उधर से हो रहे हैं। हम्म। हाँ, वो डिस्कस करेंगे अराउंड, है ना। ये 5 से 10 नंबर के टॉपिक है दोनों, है ना, मिला के 5 मार्क्स के अप्रॉक्स, मैक्सिमम 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप PYQ देखोगे तो अराउंड 5 मार्क्स के ही मिलेंगे। ये तो सैम्पलिंग वाले क्वेश्चन भी उधर से बन रहे हैं। हाँ, बट वो तो इधर भी है ना, वो तो एस्टिमेशन में भी है इधर। टी डिस्ट्रीब्यूशन है, चलो देख लेंगे बाद में, तो एंड में। अभी इसमें है ना जो एक्स्ट्रा टॉपिक वो देख लेते हैं। तो मैं अभी यहाँ से आज स्टार्ट करता हूँ। इक्विवेलेंस, सिमिलरिटी, ये पहले कर लेते हैं आज ये 3 टॉपिक डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स वो थोड़ा सा और इनर प्रोडक्ट वो भी बहुत। हाँ, वो आएगा अभी, वो आगे। चेंज ऑफ बेसिस में क्या है, क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जो P मैट्रिक्स आता है वो भी चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स ही होता है। तो उसमें क्या करते हो आप लोग, क्योंकि यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो बहुत सारी चीजें डिटेल में डिस्कस होंगी नहीं। एनीवे, तो अगर मैं आपसे पूछूं, यही से स्टार्ट कर लेते हैं, चलो। हाँ, अभी ये 3 टॉपिक डिस्कस करते हैं, फिर देखेंगे जो बचेगा उसको आगे देखेंगे फ्यूचर में, है ना। तो अभी अगर ये है ना 3-4 क्लासेस इसी को करेंगे, इस पे कंप्लीट हो जाएगा, तो 3-4 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। बताइए, यहीं से स्टार्ट करते हैं। बताओ, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का क्या डेफिनेशन है, वैसे पता तो होगा आप लोगों को। कोई 2 मैट्रिक्स है, उसको आप इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, तो क्या डेफिनेशन है, आइडिया है कि नहीं? तो इक्वल मैट्रिक्स और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का एक ही है। नहीं, सर वो 3 कंडीशंस होती है ना इसमें, क्या क्या? ट्रांजिटिविटी, रिफ्लेक्सिविटी एंड हाँ, वो सेटिस्फाई करता है ये। वो सेटिस्फाई करता है। हाँ, मतलब वो तो इक्विवेलेंस रिलेशन था, ये अलग है। वो जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव वो रिलेशन है, तो वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, वो अलग चीज है। ये इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं। सेम होगा दो मैट्रिक्स का। हाँ, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये हालांकि थ्योरम है, डेफिनेशन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं कि 2 मैट्रिसेस आर इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम रैंक। ये भी सही है, तो इसको एज ए डेफिनेशन भी यूज करना चाहो कर सकते हो, या दूसरे तरीके से थ्योरम बोल सकते हो। तो होता क्या है ना कि आप लोगों ने एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ा हुआ है ना, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या होता है, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है 2 तरह के हैं, एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, इसमें 3 चीजें हैं कि यू इंटरचेंज एनी 2 रो, है ना, यू चेंज अ रो बाय मल्टीप्लाइंग दिस, और है ना, कोई 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हो, किसी रो को ये नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या किसी रो को दूसरे रो के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये तो सिंपल एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन इसी का
जस्ट कॉलम वर्जन है ना, इसी को कॉलम में लिख लो आप। तो यही चीज अभी रो के लिए है, इस आर की जगह सी कर दो कि यू इंटरचेंज एनी टू कॉलम्स या यू चेंज अ कॉलम बाय मल्टीप्लाइंग सम अदर कॉलम एंड ये हो जाएगा सी आई प्लस के टाइम सी जे। ठीक है, सो यहां भी के नॉन जीरो होगा। तो ये सब क्लास 11 में भी था, है ना, कि एलिमेंट्री ऑपरेशन जिससे हम लोग वहां इनवर्स निकालते थे या आप लोग रैंक निकालते हो इसको यूज करके। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में दोनों आ जाते हैं, ये कॉलम ये है ना, ये रो ऑपरेशन है, वो कॉलम ऑपरेशन दिया। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस लिख लो यहाँ पे। है ना, तो यहां अगर आपसे पूछा जाए जैसे डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल ये है कि टू मैट्रिसेस, है ना, मतलब टू मैट्रिक्स हैं एंड उसको आप सिमिलर बोलो, मतलब सिमिलर नहीं, इक्विवेलेंस, बाद में सिमिलर आएगा। सो टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, है ना, if and only if A can be obtained, A can be obtained, क्या आगे क्या लिखूं, A can be obtained after applying some elementary operation on B and vice versa, उल्टा भी है कि तुम A पे कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के, ये 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, है ना, 3 रो ऑपरेशन और करस्पॉन्डिंग 3 कॉलम ऑपरेशन है। तो ये ऑपरेशंस आप लिमिट नहीं है कितनी बार लगाने, है ना। एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स होता है, तो वहां ये होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे एक बार एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने हैं आपको, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और जो मैट्रिक्स बनेगा वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है ना, या उस पे एक ऑपरेशन लगाओगे आइडेंटिटी बन जाएगी, तो वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स होती है, वो अलग चीज है। अभी हम बोल रहे हैं इक्विवेलेंस, है ना, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। तो कोई टू मैट्रिक्स इक्विवेलेंट होगा अगर किसी एक पे आप ऑपरेशन लगाओ और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के आप दूसरा ऑब्टेन कर सकते हो, है ना, मतलब ऑपरेशन लगा के चेंज करके दूसरा बना दो, वो सब इक्विवेलेंट है एक्चुअली। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे अगर पूछूं, है ना, तो जैसे अब इससे, जैसे अभी मैं, चलो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो एक ए है, एक मैट्रिक्स है, सो 1 2 3 4 है मान लो, ठीक है। अब इस पे आप कोई भी ऑपरेशन अपने मर्जी से लगा लो, अब चाहो तो, है ना। सो कोई ऑपरेशन लगाओ, जैसे लेट्स से मैं क्या कर रहा हूं, R2 को चेंज कर देता हूं, R2 माइनस 3R1 मान लीजिए इस तरह से, तो क्या होगा, ये हमारा हो गया 1 2, तो ये 0 हो गया और ये -2 हो जाएगा ना, 4 - 6 ये हो गया। इस पे आप एक और ऑपरेशन लगा लो, मान लो मैं अगर लिखूं कि R2 को चेंज करो -1/2 टाइम R2, तो कुछ ऐसा बन गया 1 2 0 1, है ना। एक और ऑपरेशन लगा ले अगर इस पे हम, कि मान लो मैं ऐसा करूं कि R1 को चेंज करो, है ना, R1 - 2R2, तो क्या बन जाएगा ये 1 0 0 1, इस तरीके से। तो यहां पे मैंने ये बताने की कोशिश की है कि दिस मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू दिस मैट्रिक्स। और भी ऑपरेशन लगाओगे फिर नया नया बनेगा, तो इक्विवेलेंट हो सकता है, तो एक मैट्रिक्स एंड फाइव मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये सब इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। इसमें एक खासियत ये है कि इन सबका रैंक सेम होगा, है ना, जैसे शुरू में बता रहा था, ये हालांकि ये थ्योरम है, कि थ्योरम ये है, या एज अ डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं इसको हम लोग,
सो टू मैट्रिसेस ए एंड बी, या मैट्रिक्स होगी है ना, तो मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर इक्विवेलेंट है ना। तो इक्वल अलग चीज है, ये इक्वल नहीं है। इक्वल होने के लिए ऑर्डर सेम होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। सो टू मैट्रिक्स ये इक्विवेलेंट है, जस्ट इक्वल नहीं है ना। इक्वल में और मे नॉट बी, मतलब इक्वल मैट्रिक्स तो होगा ही, ऑब्वियसली इक्विवेलेंट होगा, बट इक्विवेलेंट मे नॉट बी इक्वल, ये चीज है। सो टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर equivalent if and only if rank of A is equal to rank of B। और आप लोगों को याद होगा रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म, उसमें क्या करते हैं हम, किसी मैट्रिक्स को है ना आप उस तरह से या रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में ले आते हैं, तो वो समहाउ उसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स से फाइंड करते हैं आप, और फिर आप कहते हैं उसका जो रैंक है, जो बाद में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन द रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म जो होता है, या नंबर ऑफ पाइवट्स आते हैं, तो वो आपका रैंक बनाता है ना, तो उससे आ जाता है एक्चुअली। तो अगर मुझे चेक करना है कोई टू मैट्रिक्स है ना इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो दोनों का रैंक इक्वल होगा, रैंक इक्वल होगा तो इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट हो तो रैंक इक्वल होगा। या सिंपली आपको समझ आ ही रहा है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के आप सिंपली जो भी नया मैट्रिक्स आ रहा है वो इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। अब इसका यूज क्या है, तो इसका यूज आएगा डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस में, है ना। अभी हम डिस्कस करेंगे तीन चीजें, जैसे अभी जिसका हमने डिस्कस किया कि इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होती हैं। अच्छा, तो इक्विवेलेंट में हालांकि है ना वहां हम सिमिलरिटी यूज करेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट में क्या, हाँ रैंक निकालने में मेनली इसका कंट्रीब्यूशन है ना, कि हम रैंक निकालते हैं कि जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड सा मैट्रिक्स, बहुत सारे एलिमेंट, तो आप उसको रिड्यूस करते जाते हो। समझ से यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है कि इसमें पाइवट ये दो एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ये आइडेंटिटी बन गई ना, तो रैंक 2 है, तो इसका भी रैंक 2, इसका भी रैंक 2, इसका भी रैंक 2, तो रैंक 2 है इसका। अलग रैंक निकालने के बहुत सारे अप्रोच अलग अलग है। ओके, तो अभी क्या है, ये तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का सिंपल बेसिक्स स्टोरी है, समझना क्या होता है, ठीक है। तो चलो मैं एक एग्जांपल जस्ट लिखता हूं। सो अगर मैं ऐसा लिखूं, जस्ट समझने के लिए, सो विच ऑफ द फॉलोइंग is equivalent matrix to is or are मान लो ये है आपके पास, ठीक। ऑप्शन ए है बताइए। सो ये मैट्रिक्स किसके सभी रैंक है ना, तो ये सिंपल है, क्योंकि आप इसका अगर रैंक फाइंड करेंगे तो रैंक कितनी आएगी, 3 आएगी, सॉरी 1 आएगी, क्योंकि ये डिपेंडेंट रोज हैं इसके, है ना। सो आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के इजीली, तो इसका रैंक अगर फाइंड करोगे ना, तो सिंपल पता ही है आपको, इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा, 2/2 का भी माइनर का डिटरमिनेंट 0 आएगा, तो 1 इसका रैंक है। या जैसे भी आपको रैंक निकालने बहुत सारे अप्रोच है, माइनर वाला तरीका है, या एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला तरीका है, या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो कॉलम। जी आंसर क्या ऑल ऑफ देम होगा? जी आंसर सारे हैं, क्योंकि इसका भी रैंक 1 है, 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 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इनफैक्ट सारे आंसर सही हैं इसके, है ना। तो ये चीज है, किसी को कुछ डाउट है तो बताइए। सिंपल, सबका रैंक आप निकाल दो, रैंक से हो जाएगा, क्योंकि रैंक इक्वल है तो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है तो रैंक इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये तो सिंपल है आपका, ये सिंपल मतलब ये था
सॉरी ये जस्ट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स था, है ना। नेक्स्ट आता है, बस इंट्रोड्यूस कर रहा ना। नेक्स्ट क्या हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सिमिलर मैट्रिक्स। हाँ सिमिलर मैट्रिक्स। अब कोई टू मैट्रिक्स है ए एंड बी, उसको आप कब बोलेंगे वो सिमिलर है, इसका क्या स्टोरी है? सर जब उसको लिख सकते हैं पी ए, जैसे मतलब ए सिमिलर है बी के, तो बी को अगर हम लिख सकते हैं, कोई मैट्रिक्स है इनवर्टिबल हमारे पास पी नाम से, पी ए पी इनवर्स, उसके बराबर उसे लिख सकते हैं, तब उसे बोलेंगे सिमिलर। हाँ सिंपल। तो लाइक ऐसा है कि ना, बस उल्टा लिख सकते हैं, टू मैट्रिसेस there exist a non singular। देखो बुक में सब कुछ लिखा है, लेकिन आपको कितना समझ है, कितना याद है ना, क्लियरिटी है, ये जरूरी है। सब अगर कोई बता पा रहा मतलब ये है कि हाँ तुम्हें क्लियर है चीजें। अगर आप पूछ रहे हो नहीं आ रहा तो मतलब आपको सीखने की जरूरत है ना, वजह से बाद में पढ़ लेंगे बुक से, लेकिन वो बात कभी नहीं आएगा। आप सिलेबस अगर कवर करो तो अभी करना पड़ेगा ना, फिर आप क्वेश्चंस करो, तो बाद में कर लेंगे तो बाद कब आएगा, एग्जाम के बाद ही आएगा। ठीक है। सो टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमिलर इफ, तो हर मैं बोला था सिलेबस के एक एक वर्ड आपको डेफिनेशन क्लियर हो पहले, तो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड होते हैं, तो डेफिनेशन क्लियर नहीं तो आप 4 घंटे ट्राई करते रहोगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल डेफिनेशन पे होता है वो। सो टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हम पी से डिनोट करते हैं, है ना, P there is a non-singular matrix P such that कि ऐसा लिख दो, या तो P इनवर्स AP is equal to B, है ना, या इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं, that is A is equal to PB P इनवर्स। आप उल्टा भी कर सकते हो, एक की जगह B की जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि P इनवर्टिबल है तो P इनवर्स भी इनवर्टिबल होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ऐसा अगर आप लिख देते हैं तो AB सिमिलर हो जाएगा, है ना। और इस सिमिलर के बेस पे हम लोग डायगोनलाइजेबल डिफाइन करते हैं ना यहाँ पे। सो ये है एग्जांपल के लिए कोई एग्जांपल बताओ, जैसे हमने इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का एग्जांपल देखा, सिमिलर के लिए अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं तो वैसे आपको ढूंढना पड़ेगा कि वैसा P क्या है ना, कई बार ढूंढना पड़ता है ना। तो बताओ, जैसे मैं एक चलो एग्जांपल लिख देता हूं, ए, ऐसे बनाना बहुत मुश्किल होता है ना एग्जांपल, कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है कि ऐसा हो कि ऐसा हो जाए। देखो अभी के लिए मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूं। सो जैसे है, मान लीजिए 1 और 3 -1 -2, ये ए है आपके पास, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है, और बी आपके पास है, जो बी मैट्रिक्स है वो है -10 और 7 -13 और 9। मान लो अगर तुम्हें चाहिए कि, है ना, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ चाहो दैट इज, तो इसको आप चाहो तो लिख सकते हो कि लाइक पी को उधर भेज दो, AP इज इक्वल टू PB, है ना, P मल्टीप्लाई कर दो, तो ये भी कर सकते हो आप। अब P लिख लो फिर सॉल्व करके देखो, तो वैसे ही फाइंड कर सकते हो आप कि P क्या होगा, क्या ऐसा कोई P मिलेगा, चेक करो क्या ये सिमिलर होंगे, कैसे पता चलेगा। P हालांकि यूनिक नहीं होता है ना, P इज नॉट यूनिक, कैसा नहीं P कोई यूनिक मैट्रिक्स होगा, बहुत सारे इनफिनिटी में भी P मिल सकता है यहाँ पे। तो आप जाओ तो सॉल्व करके भी देख सकते हो ना, तुम जाओगे क्या करोगे, AP बराबर PV कर दो, या P इनवर्स AP, फिर सॉल्व करो P क्या होगा। P इनिशियली मान लो ABCD है, मान लो अभी के लिए मान लो ऐसा है, फिर तुम सॉल्व करो AP बराबर PB, तो उससे तुम्हें दिख जाएगा P ऐसा कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर वैसा कोई P नहीं मिलता है, इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स सिमिलर नहीं है, और अगर एक भी P मैट्रिक्स ऐसा मिल जाता है इसका मतलब सिमिलर है।
तो आप सॉल्व करके देख सकते हो कि सिमिलर आएगा कि नहीं आएगा। बता पाओगे? तो सॉल्व करके देखो, या अभी के लिए मैं बता देता हूँ, इसको तुम सॉल्व करोगे ना, AP बराबर PV, ए ये रखो, P ये रखो, B ये है, इसको सॉल्व करोगे तो P तुम्हें, हालांकि बहुत सारे है ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा उसमें जो इक्वेशंस आएंगे, तो उनमें से एक तुम वेरीफाई करने के लिए यू कैन ट्राई दिस। सो P आपका आएगा 5 - 4, दिस इज वन ऑफ द, ऐसा नहीं P यही यूनिक यही आएगा, तो इसमें एक ये बनेगा आपके पास, इनफाइनाइटली मेनी P मिलेंगे। चेक कर सकते हो, अब यहाँ पे आप चाहो तो चेक कर लो है ना, कि P इनवर्स AP जो होगा वो B के इक्वल आएगा। अच्छा इन्होंने जो बनाए हैं, अरे यहाँ ना ये जो बुक मैं देख रहा हूँ, इस बुक में एग्जांपल इन्होंने उल्टा लिखा है, मतलब ये है कि P, कौन सा बुक सर? नहीं जिस बुक से मैंने लिखा है, जिसका ऑथर नाम पता नहीं, तो कोई सा भी देख लो तुम, फ्रीजवर्क की बुक, अच्छी अच्छी बुक्स आती है ना, तो किसी बुक में देख सकते हो। तो यहाँ से क्या है, इसमें ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये उसके लिए कंडीशन है, AP बराबर PP के लिए नहीं है, ये है PA बराबर BP के लिए, क्योंकि वहां उल्टा लिखा हुआ ना, P इनवर्स AP बराबर दिस। एनीवे मतलब इस तरह से कुछ फाइंड कर सकते हो, पर चेक करके देख लो। तो ये फाइंड करना पड़ेगा मुझे P, तो कहने का मतलब ये एक ऐसा P मिलेगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब कुछ बुक में जैसे बताया ना, कुछ बुक में ऐसा लिखा रहता है ना, PA P इनवर्स बराबर B, ऐसे क्या ही फर्क पड़ता है। यहाँ मैं अगर इंटरचेंज कर दूं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसको B कर दो, इसको A कर दो, तो वर्क कर जाएगा, ठीक है। सो ये ओके है, इसको इंटरचेंज कर दो। एक बार वेरीफाई करके देखो क्या आपका ये इक्वल आ रहा है, मतलब यू फाइंड A इंटू P, चलो मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, A इंटू P ये है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, -50 + 7। सो AP और PB एक बार आप लोग फाइंड करके देखो इक्वल आ रहा है क्या। यू फाइंड A इंटू P, A को P से मल्टीप्लाई करो, और AP और PB अब मल्टीप्लाई करके देखो, P तुम्हारे पास ये है, और देखो ये इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, कैसे पता चलेगा आपको पता ही है, डिटरमिनेंट निकाल के देख लो सिंपली, डिटरमिनेंट निकालोगे तो आ जाएगा 5 - 5 + 4, तो -1 आ जाएगी, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल है। तो जस्ट इसको आप सिंप्लीफाई है ना वो कर दो आप, देख लो इक्वल है कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, देख लो एक बार। सो ए जो मैंने वहां पे लिया है -10 7 -13 और 9 है ना, दिस, एंड बी जो मैंने लिया है 1 3 -1 -2। दे आर सिमिलर मैट्रिसेस। तो अगर AP अगर फाइंड करो जैसे मैं कर रहा था, -50 + 7 तो -43 इक्वल आ रहा है कि नहीं, चेक करो। तो यहाँ पे नॉट इक्वल है सर, नॉट इक्वल है, इसका मतलब P ये गलत है। तो क्या है 5 - 4, तो पहले वाला सही आएगा क्या उससे, यस सर, लगा रही है, लगा लेना। तो ये P सुटेबल नहीं है, इसका मतलब अच्छा उससे करते अगर हम जैसे पहले लिखा था AB
सो इससे अलग आ रही है ना, तो ये P हमें फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा अगर इसको मैं A लेता हूँ, इसको B लेता हूँ, और सुटेबल होगा? अब अगर हम A B फाइंड करें इसके हिसाब से, तो 5 + 3 8 and 7। सर ये भी अलग ही आ रही है। नहीं, एक मिनट, यहाँ से इक्वल आ रही है, चेक करता हूँ। 50 - 50 प्लस में -50 प्लस में 52। अच्छा यहाँ 2 आ गया। इसका मतलब ये सुटेबल वो नहीं है ना, तो मुझे P ढूंढना पड़ेगा। इसका मतलब ये P गलत है। P अलग होगा। हाँ, तो P अलग के लिए क्या करना पड़ेगा फिर मुझे कि एक्चुअली तो यहाँ पे अगर मुझे चेक करना मान लो है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर वो लंबा चला कैलकुलेशन होगा। अब ये करना पड़ेगा हमें कि जैसे इसको मैं मल्टीप्लाई करूं AP = PB, फिर इससे क्या निकल के आएंगे, कितने इक्वेशन आएंगे, 4 इक्वेशन आएंगे ना। अब उन 4 इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना, इक्वेशंस को सॉल्व करके हाँ, फिर उससे P आ जाएगा। एनीवे फाइंड कर लेंगे, तो फाइंड तो कर ही सकते हैं हम लोग। 1 3 - 1 - 2, फिर यहाँ आ जाएगा ना वही ABCD रख के। इसको फाइंड करें, फिर हमें वही निकालना पड़ेगा A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, और इसका सॉल्यूशन अलग एग्जिस्ट करेगा, और उससे फिर मिल जाएगा P। अल्लाह ये सिमिलर है ना। अच्छा और क्या तरीका होता है सिमिलर को, जैसे अगर सिमिलर मैट्रिसेस हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेनली हमें वही प्रॉपर्टीज देखनी है। ये तो मैं एग्जांपल बनाने की कोशिश कर रहा था। प्रॉपर्टीज में तो सर वही होता है ना कि इनके जो आइगन वैल्यूज है वो सेम है, रैंक सेम है, कैरेक्टरिस्टिक ट्रेस सेम होगा, है ना। तो यहाँ अगर हम चेक करें तो इसका ट्रेस -1 है, इसका ट्रेस -1 है, डिटर्मिनेंट निकालोगे तो -2 है ना, +3 1 आ गया, तो 90। और ये हाँ ठीक है, मतलब सही है ना, सिमिलर है। मतलब ऐसे है ना, कन्वर्स ट्रू नहीं, हालांकि उसके है ना, अगर प्रॉपर्टीज लिखूं मैं, सो प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर मैट्रिसेस, है ना। तो इसमें ये होता है, पहला तो ये है कि लाइक A और B अगर सिमिलर है, मान लो A एंड B आर सिमिलर मैट्रिसेस, अगर ये सिमिलर हैं, है ना, तो क्या होगा कि देन पहली बात ये है कि दोनों का डिटर्मिनेंट सेम होगा, तो ये स्क्वायर मैट्रिसेस ही होंगे, ठीक है ना। दूसरा, इनका ट्रेस सेम होगा, फिर आइगन वैल्यूज सेम होंगी, है ना। A and B have same eigen values, so eigen values सेम होंगी। और क्या आएगा इसके बाद, सर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल, हाँ वो सेम रहेंगे, ठीक है। और सर दोनों में से अगर कोई भी आइडेंपोटेंट या फिर नीलपोटेंट हुआ तो वो दूसरा भी हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसा था ना कि जैसे मैंने लिखा P इनवर्स AP = B, तो यहाँ से क्या आएगा कि दिस विल इम्प्लाई P इनवर्स A⁴NP = ये हो जाता ना, तो ये आ जाएगा।
क्योंकि वो P और P इनवर्स हर बार आइडेंटिटी बन जाएगी, तो अगर इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो यही बनेगा अध्ययन। ठीक है, ये लिख लो, कैरेक्टरिस्टिक इन मिनिमल पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक उसके बाद अगर ऐसा है ना, मान लो इसमें से कोई भी एक, जैसे A अगर 0 मैट्रिक्स हुआ तो B को 0 ही होना पड़ेगा, मतलब 0 मैट्रिक्स सिर्फ 0 मैट्रिक्स के साथ सिमिलर है ना, 0 मैट्रिक्स सिर्फ 0 के साथ सिमिलर होगा। और अगर इनमें से कोई आइडेंटिटी हुआ, अगर A आइडेंटिटी है so B हैज टू बी आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी सिर्फ आइडेंटिटी के साथ सिमिलर है। और क्या है कि हाँ वही, अगर एक इन्वर्टिबल है दूसरा भी इन्वर्टिबल होगा तो ये लिख सकते हैं ना कि मान लो अगर A इन्वर्टिबल है तो B भी इन्वर्टिबल होगा। तो यहाँ पे ये है कि A इनवर्स एग्जिस्ट करेगी इफ एंड ओनली if B इनवर्स एग्जिस्ट। सो A इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली if B इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो A इनवर्स एग्जिस्ट करेगी इफ एंड ओनली if B इनवर्स एग्जिस्ट। आठवां जो होगा, ठीक है, सो A इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली if B इनवर्स एग्जिस्ट। हाँ बाकी ये लिखा है इनवर्स के लिए होल्ड। सर अगर चेक करना हो सिमिलर मैट्रिक्स हो जाएंगे नहीं तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होंगी। नहीं नहीं, तो वो चेक करने की जरूरत नहीं, वो ऐसा नहीं होगा। सिमिलर है तो ये सब होगा, ये सब है तो जरूरी नहीं है सिमिलर होगा, तब भी आपको ये सब चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो डेफिनेशन से ही करना पड़ेगा। तो एक ऐसा P आपने ढूंढ लिया तो इसका मतलब है कि वो सिमिलर होगा, P इनवर्स AP। तो हालांकि ये सिमिलर का जो यूज है ना वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स फाइंड करने में है, और वहां पे P निकालना बहुत आसान है, और वही उसी P को हम चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स बोलते हैं वहां पे। तो वो तो सीधा P में क्या आता है, जो आप P इनवर्स AP, वहां पे P मैट्रिक्स जो आएगी उसमें क्या होता है, हाउ टू फाइंड P मैट्रिक्स इन केस ऑफ डायगोनलाइजेबल, तो आइगन वेक्टर्स होगा वही उसके कॉलम्स हो जाएंगे, तो वहां बहुत आसान है डिसाइड करना। यहाँ पे आपको अगर लंबा है ना, प्रोसीजर लंबा है कि AP इज इक्वल टू PV, फिर देखना आपको क्या ऐसा कोई P एग्जिस्ट कर रहा है, डेफिनेशन देखना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसा P मैट्रिक्स है जिसके लिए P इनवर्स AP B के इक्वल हो जाए, तो हम बोलेंगे कि AB सिमिलर है ना। अच्छा इनफैक्ट रैंक भी इक्वल होगा है ना, रैंक ऑफ A बराबर रैंक ऑफ B, यहाँ भी होगा क्योंकि है ना डिटर्मिनेंट भी इक्वल है, ट्रेस भी इक्वल है, तो पहली बात। इनफैक्ट P इनवर्स है ना, ये क्या लिख रहा हूँ, P इनवर्स A इनवर्स B बराबर क्या हो जाएगा, B इनवर्स हो जाएगा ना, यहाँ से जैसे ये लिख रहे हैं हम लोग। सो देयर एग्जिस्ट है ना, ये सिमिलर ये था ना कि देयर एग्जिस्ट अ P सच दैट दिस विल हैपन। तो अगर सिमिलर दे रखा है आपको तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब ये क्या लिख रहा हूँ कि अगर आपको पता है कि A एंड B सिमिलर है तो उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी कि डिटर्मिनेंट इक्वल है, ट्रेस इक्वल है, सेम आइगन वैल्यू दोनों की, सेम आइगन ना, उस तरह से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ये सब प्रॉपर्टीज हैं सिमिलर मैट्रिसेस के। अगर सिमिलर है तो ऐसा होगा, किसी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर सिमिलर है तो ऐसा होगा। और ये ऐसा होल्ड कर रहा है जरूरी नहीं सिमिलर होगा, सिमिलर है तो ये प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे, वो ये चीज है। तो ये मेनली है ना, ये है प्रॉपर्टीज बेसिक। हालांकि इसका जो यूज है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आए नहीं होंगे ना,
अगर हम गेट का PYQ देखें तो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, आता है इसमें। तो यहाँ पे अगर आप देखो सिमिलर मैट्रिक्स में डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आया है सर गेट में तो वो नहीं आया है ना? हाँ, डायरेक्ट नहीं आता। डायरेक्ट नहीं आया। सिमिलर मैट्रिक्स डायगोनल अलजेब्रा के डेफिनेशन में यूज होता है ये टर्म। अच्छा, ये देखो क्या बोल रहा है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन अभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके सिलेबस में है नहीं, है ना? गेट के सिलेबस में नहीं है ना, देखो तो उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा नहीं है, तो ये है ना, उसने डायरेक्ट लिखा नहीं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये मैट्रिक्स M जो यहाँ से बनेगी ना, ये CQ से CQ में है, ये दे रखा है, तो M मैट्रिक्स होगी विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। अब उसके रिस्पेक्ट में आप बोल रहे हैं M बनाओ, फिर M कैसे, लेकिन आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं, ये तो वैसे रीजनिंग आ गया। ठीक है ना, सिमिलर मैट्रिक्स में नहीं है कोई क्वेश्चन, वैसे ही आएगा ये, वैसे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में भी कोई क्वेश्चन नहीं आया होगा ना, ये सब डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, ये कोई आपको टर्म पता हो, कई बार ना वो यूज होता है अगले कॉन्सेप्ट में, इसीलिए। ये क्या कह रहा है, कंटिन्यूअस मैप है हॉस्टल टोपोलॉजी, ये अलग है, ये टोपोलॉजी का क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में। अच्छा, ये तो वो हो गया आपका रीजनिंग का, वैसे जो ढूंढ रहा है वो नहीं मिल रहा। तो मेनली जो सिमिलरिटी का यूज है वो रैंक में है ना, और जो ये जो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस का यूज है वो रैंक के केस में है, उससे रिलेटेड है, और जो सिमिलरिटी है वो डायगोनलाइजेबल में यूज होगा। अभी डेफिनेशन लिखूंगा मैं तो उसमें आपको दिखेगा, है ना, डायरेक्टली कोई नहीं है। और जैसे डायगोनलाइजेबल पे क्वेश्चन आते हैं गेट में, है ना, सो ये तो डायगोनलाइजेबल, जैसे हम गेट का लीनियर अलजेब्रा का वो खोल लेना है, तो डायगोनलाइजेबल से एक ही क्वेश्चन मिला है। एम है ना, यहाँ पे पूछ दिया, एम मैट्रिक्स दे दिया, पूछ रहा है कि एम डायगोनलाइजेबल बट एम स्क्वायर नहीं है, एम स्क्वायर डायगोनलाइजेबल है, एम नहीं है, दोनों है डायगोनलाइजेबल है, कोई भी नहीं है। अब ये जैसे चेक करना है आपको, तो कैसे चेक करोगे, तो इस पे आते हैं ना डायगोनलाइजेबल चेक करने पे। हालांकि ये तो बहुत इजी है ना ये क्वेश्चन, पर्टिकुलर दिस, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर होगा तो डायगोनलाइजेबल। हाँ राइट, ये डेफिनेशन है ना। तो ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स का डेफिनेशन है कि कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा इफ इट इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब क्या डेफिनेशन है सिमिलर का,
कि P इनवर्स AP डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए, मतलब यहाँ पे वैसे था कि है ना, तो कोई भी मैट्रिक्स जो डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर है तो उसको बोलेंगे डायगोनलाइजेबल, मतलब P इनवर्स AP इज इक्वल टू D आ जाए, D इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो वो होगा। तो यहाँ पे हालांकि थ्योरम्स यूज करेंगे हम, जैसे ये अगर आपसे पूछे ये M की बात कर रहा है कि M डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है, तो बताइए M है कि नहीं? M is diagonalizable क्यों? क्योंकि अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है इसीलिए। तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है इसीलिए उसको हम डायगोनलाइजेबल कर सकते हैं, जिसके आइगन वैल्यूज को हाँ यहाँ पे एक्चुअली आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज कर, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट है तो हो जाएगा, थ्योरम है ना। अभी मैं इसको डिस्कस करता हूँ फिर क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे तो इजीली दिख रहा है कि 1 4 9 है ना, इसकी आइगन वैल्यूज हैं, और डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू जिस भी मैट्रिसेस की होंगी वो हमेशा डायगोनलाइजेबल होगा, थ्योरम है तो वो होगा ही। वैसे थ्योरम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ऑलवेज डायगोनलाइजेबल। ओके, क्या हमेशा होगा ऐसा? चेक करो। चेक करो क्या ये हमेशा ट्रू है, क्या हर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा? नहीं होगा वो ना, वो स्टेटमेंट नहीं, ये है, ये डायगोनलाइजेबल है बिकॉज इट हैज डिफरेंट आइगन वैल्यूज, है ना सारे। अभी आगे आता हूँ मैं, एक बार कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ फिर इस पे आते हैं ना। तो सर हां सर एक थ्योरम नहीं है, लेकिन नो इट्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। हाँ जैसे 0 1 0 होगा और डायगोनल एंट्रीज इक्वल, यही वाला देख लो, ये डायगोनलाइजेबल नहीं है। डायगोनल होगा इस डायगोनलाइजेबल है ये, किसी का डायगोनल सिमिलर आएगा डायगोनल के? दूसरा मान लो ये है हमारे पास, एक ये एग्जांपल है 1 1 0 0 1 1 और है 0 0 1, ये भी डायगोनलाइजेबल नहीं है, चेक करो। तो कैसे प्रूफ करेंगे ना, ये गेट में खूब क्वेश्चन आते हैं उस पे, है ना, गेट एंड नेट में भी खूब आता है क्वेश्चन डायगोनलाइजेबल कॉन्सेप्ट पे, नेट में भी आता है, गेट में भी आता है, काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये दोनों डायगोनलाइजेबल नहीं है, बट हमने तो ये पढ़ाई डायगोनल होता क्या है, तो कैसे चेक करेंगे? तो पहले एक बार थ्योरी देख लेते हैं फिर आते हैं इस पे, है ना। तो ये दोनों डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, आप कैसे प्रूव करेंगे? तो इसका टेक्निक है, ये है चूंकि थ्योरम है तो इस पे भी आएंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन अभी करेंगे, जैसे इसको मैं इधर बुला लेता हूँ अभी, और इसको देखेंगे, अभी एक बार थ्योरी कर लेते हैं फिर इसको एक बार सॉल्व करेंगे क्या होगा। और बाकी नेट के क्वेश्चंस भी तुम लोग ट्राई कर सकते हो, जो स्पेशली नेट के एस्पिरेंट हैं, तो उस पर ना क्वेश्चन आते हैं काफ़ी, और उसमें एडवांस कॉन्सेप्ट पे यूज़ होगा वहाँ पे। अभी तो हम बेसिक डिस्कस करेंगे, बट नेट में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं ना। तो ठीक है, तो अभी ये सब क्वेश्चंस करते हैं, उससे पहले एक दो और क्वेश्चन देख लो। जैसे ये है, अब ये भी है ना क्वेश्चन है ना, कि ये डायगोनलाइजेबल है इफ एंड ओनली इफ, ये कब डायगोनलाइजेबल होगा, है ना। ये सब क्वेश्चन ये सब एग्जाम में आते हैं, गेट में भी, गेट में आएगा, गेट का ही क्वेश्चन है ऐसे तो, क्योंकि जैम में ये टॉपिक है ही नहीं सिलेबस में, तो जैम में ये सिलेबस में ही नहीं है। जैसे अब ये क्वेश्चन आपको बताना है कि कब डायगोनलाइजेबल होगा, तो कोई भी मैट्रिक्स जो डायगोनल मैट्रिक्स का सिमिलर है वो डायगोनलाइजेबल है। बट यहाँ पे तो डायरेक्ट डेफिनेशन से कई बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, थ्योरम्स काफी हेल्प करेगा आपको। सो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अब ये पूछ रहा है कि डायगोनल होने के लिए क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए इनमें। ये तो सर मतलब सब सर 0 हो, A B C 0 होगा तो फिर होगा सर। क्यों 0 क्यों होना चाहिए? 0 नहीं होगा तो नहीं होगा। सर क्योंकि सर यहाँ पर एक दिया हुआ है गूगल में, ऑल डायगोनल एंट्रीज आर इक्वल एंड द मैट्रिक्स इज डायगोनल,
then an upper triangle matrix is diagonalizable. अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई ऑप्शन है जो आप कह रहे हो, उसके हिसाब से कोई ऑप्शन ही नहीं है। सर नहीं, डी वाला है। डी क्या है, ABC है, इसने कहा है 0 होगा, ये तो 1 भी हो सकता है, ये तो 1 भी हो सकता है ना, ये तो इक्वल कहा है, तो इक्वल में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है इक्वल, थोड़ी कहा 0 आएगा। कैसे डिसाइड करोगे? तो इसके कॉन्सेप्ट पहले जानने पड़ेंगे आपको ठीक से, है ना, तब डिसाइड कर पाओगे। चलो इसका भी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं फिर भी। बताओ, कुछ बताना है तो। और किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं इस पे, ये तो चलो हो गया। यहाँ देखो जैसे ये भी है ना, काफी क्वेश्चंस है, चलो इसको करते हैं 1 बाय 1। M कोई 5x5 का रियल मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्री 1 है, तो बोल रहा है कि डायगोनल में है, नीलपोटेंट है। चलो आते हैं इस पे, सब अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, तो अभी ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब ये आपको दे रखा है M मैट्रिक्स है, M सिंगुलर है, S डायगोनलाइजेबल है, ठीक है। आते हैं, चलो एक बार थ्योरी देख लेते हैं फिर क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है डेफिनेशन, है ना, कि डायगोनलाइजेबल का डेफिनेशन क्या है। तो हमें समझना है, ठीक है। अभी तक हमने 2 टर्म का डेफिनेशन समझा है, थोड़े रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखें। एक तो ये था कि इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होते हैं, दूसरा है सिमिलर मैट्रिसेस क्या होते हैं, तीसरा है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होता है। सो एक मिनट, क्या स्पेलिंग है, ये जेड आता है, जी आता है, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। बताओ, तो जैसे डेफिनेशन बता रहे थे ना उसने कि सिंपल है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is diagonalizable if and only if A is similar to a diagonal matrix D, मतलब that is there exists a non-singular matrix या invertible matrix, non-singular या invertible, there is a non-singular matrix P such that P inverse AP is equal to D, ठीक है। तो ये सिंपल डेफिनेशन हो गया। तो हालांकि ऐसा डेफिनेशन चेक करना फिर से डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि यहाँ पे आप फिर है ना, आपको सिर्फ A पता है, ना तो P पता है ना D पता है। हालांकि D पता है आपको, यहाँ पे बाद में रिजल्ट आएगा कि D कुछ नहीं है, वो डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल पे A के जो आइगन वैल्यूज है वही आएंगे, है ना। और P जो है एक्चुअली ये वो मैट्रिक्स है जिसके कॉलम्स एक्चुअली A मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स हैं। तो अगर आप A मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड कर लेते हो, है ना, अगर वो डायगोनलाइजेबल है तो सिंपली आपको D और P इजीली मिल जाएगा। D डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन डायगोनलाइजेबल होगा तब, है ना। लेकिन क्वेश्चन है चेक कैसे करेंगे। ओके, तो कुछ तरीका है ना इसका। जैसे मैं अगर कुछ मैट्रिक्स लिखूं, आपको चेक करना हो तो कैसे चेक करोगे। तो हालांकि डेफिनेशन डायरेक्टली करना ना डिफिकल्ट टास्क है, डायरेक्ट डेफिनेशन से P ढूंढना इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए कुछ रिजल्ट्स आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन अगर डेफिनेशन से करना चाहो तो देखो, अगर ट्राई करना चाहो तो। जैसे अभी के लिए मैं एग्जांपल लिख देता हूं, देखिए। तो एक एग्जांपल के लिए इसका दूसरा सपोज से भी सॉल्व करेंगे, अभी डेफिनेशन से ट्राई करके देखते हैं। जैसे A मैट्रिक्स है आपके पास
4 -2 1 और 1। तो आप सबको आइगन वैल्यू निकालना आता होगा, जरा बताइए मुझे इसका आइगन वैल्यू क्या है, या मैं अगर ऑप्शन बना दूं, चलो क्वेश्चन ही बना देता हूं। देन एक ऑप्शन है आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 2 and 3। ऑप्शन बी है V1 जो वेक्टर है, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 1 1 एंड V2 2 1 आर आइगन वेक्टर ऑफ ए, ठीक। और अगर ये बोलना चाहता हूं कि देयर एग्जिस्ट a matrix P, yeah, there exist an invertible matrix, ठीक है, invertible matrix P such that, ठीक है, so there exist an invertible matrix P such that P inverse AP is equal to D, and option D है ये मैट्रिक्स A is diagonalizable। बताइए क्या क्या ऑप्शन करेक्ट है ना। इस तरह क्वेश्चंस नेट में आते हैं, ऐसे पूछ लेता है नेट गेट में। सर ACD तो करेक्ट है, बी अभी चेक करना पड़ेगा। हाँ चेक करो डेफिनेशन से। सब लोग ट्राई करो, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, गेट के एग्जाम में मिलेंगे, नेट में मिलेंगे, जो भी जहां भी लीनियर अलजेब्रा आते हैं, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है उसका। है ना, तो सिंपली आपको क्या करना है, डी होगा सर, है ना, a v1 बराबर लैम्डा 1 v1, ये चेक करना है ऑप्शन बी के लिए। a v2 बराबर लैम्डा 2 v2, है ना, यही डेफिनेशन है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का। तो ये ऑप्शन बी के लिए आपको यही चेक करना है। आइगन वैल्यू आपको पता ही डी होगा सर। ओके। a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0 करो तो लैम्डा की वैल्यू 2 3 आ जाएगी। तो ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी आता है सॉल्व करना, ठीक है ना। तो a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकालो, 0 पुट करो, लैम्डा 2 3 आ जाएगी। तो a ट्रू है, b ट्रू है। अब c जैसे है तो आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करो थोड़ा। एक्सपेरिमेंट क्या करो कि हालांकि ये थ्योरम है, c जो स्टेटमेंट है थ्योरम है, तो चूंकि इसके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है ना, तो हम जानते हैं कि ये डायगोनलाइजेबल होगा। या अभी आप है ना, मतलब सर इस स्टेटमेंट का कन्वर्स तो नहीं ट्रू होगा ना? कन्वर्स मतलब क्या, बोल के बताओ सर जैसे आपने बोला कि आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो वो डायगोनलाइजेबल होगी, बट इसका कन्वर्स किया हाँ जरूरी नहीं ना। जी जी जी, क्योंकि जरूरी नहीं है। अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो डायगोनलाइजेबल गारंटी है, डायगोनलाइजेबल है तो जरूरी नहीं है कि आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट होंगी, या है ना आइगन वैल्यू सेम है तब भी हो सकता है डायगोनलाइजेबल हो, है ना, ये चीज है। तो वहां मे और मे नॉट बी का केस है। अगर डायगोनल वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो गारंटी है डायगोनलाइजेबल होगा ही। अगर आइगन वैल्यूज इक्वल हैं तो मे और मे नॉट बी डायगोनलाइजेबल, ये चीज है। तो है ना, सिंपल डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं बोलूं, यहाँ मैं एक्चुअली मैं जानना चाह रहा हूँ P क्या है। तो वो एक्चुअली P जो यहाँ पे है क्या बनेगा, ये जो हमने दो आइगन वेक्टर बनाए हैं ना, वही होगा ये। सो 1 1 2 1 जरा चेक करते हैं। तो मैं P इनवर्स निकालता हूँ, तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा -1। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट है, एडजॉइंट आता है, डायगोनल को चेंज करो, नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो। तो P इनवर्स यहाँ से फाइनली आपके पास आ जाएगा -1 2 1 -1, ठीक है। तो ठीक है, सो -1 2
1 माइनस 1, ये पी इनवर्स आ गया। अब जरा चेक करके देखो क्या पी इनवर्स ए पी डी के इक्वल आएगा। पी इनवर्स निकाल लिया मैंने, पी भी मेरे पास पता है, ए भी पता है। अब क्या करना है आपको, पी इनवर्स को पहले ए से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको पी से मल्टीप्लाई करना है। चेक कीजिए क्या वो डी के इक्वल आएगा। चेक करते हैं, पी इनवर्स है -1 2 1 -1, ए है 4 -2 1 1, और पी है आपके पास फिर से 1 2 1 1। इसको चेक कीजिए क्या ये इक्वल आएगा 2003 के, हाँ या ना। अब चेक करके बताओ, ये नहीं तुक्का लगाने हैं मुझे, है ना, क्योंकि ये थ्योरम है तो आना चाहिए, लेकिन वेरीफाई करना है, क्योंकि कहीं मिस्टेक हुआ तो गड़बड़ होगा। तो P इनवर्स AP D के इक्वल आएगा, और ये D जो है ये डायगोनल एंट्रीज होंगी, ये इसके आइगन वैल्यूज ही होंगी, और P जो है उसका जो कॉलम्स है वो आइगन वेक्टर होगा उसका। है ना, तो ऑप्शन चारों ट्रू है यहाँ पे। करेक्ट है सर। करेक्ट है। सर करेक्ट है, 2003 हो रहा है सर। ठीक है ना, तो यहाँ से वेरीफाई किया हमने जस्ट एग्जांपल के थ्रू। तो ये डायगोनलाइजेबल भी है क्योंकि पी मैट्रिक्स मिल रहा है, और पी इनवर्स एपी डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वल है, इसलिए ये डायगोनलाइजेबल हुआ। चलिए, तो जैसे अच्छा, इसको करने से पहले एक तो थ्योरम लिख देता हूँ ताकि फिर क्वेश्चंस में अप्लाई कर सके वो रिजल्ट, है ना। तो पहला थ्योरम तो यही है कि इफ, है ना, मतलब मान लो ये है मैट्रिक्स A हैज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, ये थ्योरम है ना जिसके बेस पे क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा स्टेटमेंट कि इफ मैट्रिक्स A हैज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज देन A is diagonalizable matrix। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मतलब एग्जांपल समझ गए। कन्वर्स रिमार्क ये है, कन्वर्स ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, है ना। तो जब आप कोई स्टेटमेंट नॉट ट्रू बोलते हो तो एक एग्जांपल दे सकते हो आप। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो इसका एक एग्जांपल आएगा, मान लो -1 3 -1। ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट एग्जांपल है, ऐसे नहीं एक ही है, इनफाइनाइट एग्जांपल्स हैं ऐसे। सो ये -1, यहाँ पे होगा -3, 3, 1। अब इसका आइगन वैल्यू निकालो, क्या क्या आएगा। तो इसका अगर आइगन वैल्यू निकालोगे आप, चेक करना पड़ेगा, दो इक्वल आइगन वैल्यू आएंगे, क्या क्या आएगा निकाल के देखना पड़ेगा।
तो इसके पास 2 आइगन वैल्यूज इक्वल होंगे। और फाइन करके देखना पड़ेगा नहीं तो फाइन करके देखना, ठीक है ना। तो ये है, आगे ये भी है कि मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि दिस इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। कैसे डिसाइड किया मैंने, तो चूंकि आपको भी पता नहीं कैसे डिसाइड किया ना, क्योंकि कई सारे टेक्निक है, अभी मैं आगे यूज करूंगा अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी वाला कॉन्सेप्ट ना चेक करने के लिए। तो वो डायगोनल वैल्यूज है -1 -1 0। अच्छा, -1 0, ठीक है। एंड इट हैज आइगन वैल्यूज -1 -1 0। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ, लेकिन आपका ट्रेस कितना आएगा यहाँ से? ट्रेस 1 आएगा। नहीं, वहां से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा? कुछ तो गड़बड़ है ना, ट्रेस इक्वल होने चाहिए। सर एक आइगन वैल्यू तो 1 होगी, हाँ, बाकी तो देखनी पड़ेगी। ओके, -1 दो -1 तो नहीं हो सकती, क्योंकि मतलब सब रोज का सम जो है वो 1 आ रहा है ना, तो एक तो आइगन वैल्यू 1 होगी। ओके, हाँ, रोज सम 1 आ रहा है, ठीक है, फिर तो 1 तो हो जाएगी। हाँ, निकाल के देखना पड़ेगा तुम्हें, तो निकाल के देखो। तो फाइंड करके देखो, आइगन वैल्यू निकाल के देखो, नहीं तो बताओ, फिर मैं निकालता हूँ। बस यहाँ लिख देता हूँ, इट हैज रिपीटेड आइगन वैल्यू। मतलब आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट नहीं है, कहने मतलब ये है, इसके पास रिपीटेड आइगन वैल्यू, 2 आइगन वैल्यू कम से कम होंगे जो इक्वल होंगे। तो फाइंड करो क्या आएगी। ठीक है, मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, तो इसको एग्जांपल और कंटिन्यू करना, मतलब इसको सॉल्व करके देख लेना। अभी क्या है, आगे मैंने जैसे लिखा था कि मोर ओवर, मान लो ऐसा है, आपने देखा था कि लाइक ऐसा है, मान लो कि इफ λ1 λ2 अप टू λn, मान लो ये n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स A की, दे आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स A की, ठीक है। एंड corresponding eigenvectors are v1 v2 up to vn, ठीक है ना। तो ये आपके पास n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं लैम्डा आइस, और आपके पास करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स मिल गया। तो उस केस में जो p आप जानते हो ना, तो यहां जो होता है एक्चुअली, जो p मैट्रिक्स आता है, जिसको चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स बोलते हैं कुछ लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो p मैट्रिक्स है,
है ना, वो मैट्रिक्स को चेंज करता है यहाँ पे। तो क्या आएगा, P मैट्रिक्स इज क्या बनेगा, अच्छा तो पहले बता रखा ना मैंने। सो P मैट्रिक्स क्या होगा कि इसके जो कॉलम्स होंगे V1 V2 एंड Vn, ये आपके मतलब P मैट्रिक्स जो कॉलम्स होंगे इसके वो आपके आइगन वेक्टर्स होंगे। एंड ये जो P इनवर्स AP आएगा ये डायगोनल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, और जिसके डायगोनल पे क्या होंगे, लैम्डा 1 बाकी 0 0 0 है ना, 0 लैम्डा 2 0 इस तरीके से, एंड 0 0 लैम्डा 3 चलता रहेगा, 0 0 इस तरह से, और लास्ट में लैम्डा n, बस यही चलता रहेगा। तो मतलब डायगोनल एंट्रीज होंगी वो आइगन वैल्यूज होंगी A की, और P मैट्रिक्स क्या होगा जिसका ये होगा। तो इसके लिए गारंटी है, मतलब क्या ना, अगर डिस्टिंक्ट है तो, डिस्टिंक्ट नहीं है आइगन वैल्यूज और फिर भी डायगोनलाइजेबल है तब भी ये होल्ड करेगा ये चीज, ठीक है ना, क्योंकि P को इन्वर्टिबल होना चाहिए, पता है ना, P को क्या होना चाहिए, इन्वर्टिबल, P इज इन्वर्टिबल। अब बताओ ये इन्वर्टिबल कब होगा, P मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब हो सकता है, इनवर्स एग्जिस्ट। हाँ इन्वर्स एग्जिस्ट कब करेगी, तो ये VI's में क्या रिलेशन रहेंगे, रैंक n हाँ रैंक n होगा, तो मतलब ये सारे इंडिपेंडेंट होंगे, है ना। तो ये भी एक डेफिनेशन है, थ्योरम है, देखो हाँ, देखो कुछ जगह देखोगे आप तो ये भी एक थ्योरम है डायगोनलाइजेबल के लिए, या ये सब क्या ना ऑप्शन में बन के आ जाएगा, तो आपको समझ आना चाहिए कि हाउ टू रिलेट। तो होता क्या, वो ये कहता है कि मैट्रिक्स A इज डायगोनलाइजेबल, मान लो ये है कि जो मैट्रिक्स A is diagonalizable if and only if eigenspace has dimension n। अब इसका क्या मतलब है, आइगन स्पेस हैज डायमेंशन n, तो आइगन स्पेस क्या होगा, सेट ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, या ये बोलो कि वेक्टर स्पेस है ना, या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स। तो उसके जो बेसिस होंगे उसमें कितने वेक्टर होने चाहिए, n वेक्टर होने चाहिए ना, डायमेंशन n होना चाहिए। या प्रॉपर बुक का स्टेटमेंट लिखोगे तो इस तरह से बोलते हैं ना, या इसी को दूसरे तरीके से लोग लिखते हैं कि A is diagonalizable if and only if sum of dimension of its eigen space is equal to n, या basis of eigen space जो होगा उसका डायमेंशन n होगा। अच्छा सम ऑफ डायमेंशन है ना, मतलब सम ऑफ डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेसेस, क्योंकि एक आइगन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर मिलेगा, या मोर देन वन भी मिल सकता है ना उस केस में, या एक मिलेगा ना, हाँ मैक्सिमम एक मिलेगा आपको। अगर रिपीटेड है तो उस पर डिपेंड करेगा कि एक मिलेगा या मोर देन वन मिलेगा, तो डिपेंड करता है। तो अगर बुक के टर्म्स में लिखे तो एक तरीके से ये लिखा हुआ है ना, ये अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो इसको मैं सम ही कर देता हूँ। सम ये है कि डिफरेंट जो तुम्हारे पास डिफरेंट आइगन वैल्यूज हैं उसके करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंट आइगन वेक्टर्स आएंगे तो वो लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होने चाहिए। इसको मैं लिख रहा था ना, इसका मतलब ये समझ लो कि दूसरे तरीके से, तो मैं सम ही कर देता हूँ, कुछ बुक में सम लिखता है तो यहाँ पे सम ऑफ आइगन स्पेस है ना, sum of dimensions of eigenspace is equal to n। या इसी को दूसरे तरीके से लिखूं इसी थ्योरम को, तो ये है कि मैट्रिक्स A is diagonalizable if and only if it has n linearly independent eigenvectors, ये समझ लो। सो कोई मैट्रिक्स A डायगोनलाइजेबल होगा इफ इट हैज
n linearly independent आइगन वेक्टर्स, तो यही सब मिला के ना n इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है, तो इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं, तो वही मैट्रिक्स P बना देगा ना। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तो इंडिपेंडेंट होगा रैंक n हो जाएगा उसका ना, तभी इन्वर्टिबल होना चाहिए, तभी जाके इनवर्स एग्जिस्ट करेगी और P इनवर्स AP D मिलेगा तभी। तो उसके लिए डायमेंशन n होने चाहिए ना। जो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए हम लोग यूज करते हैं ना वो ये होता है कि लाइक जो क्वेश्चन सॉल्व करने मैं थ्योरम यूज करूंगा वो ये है कि क्या होता है कि लाइक इसमें एक वर्ड आता है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है कि जो आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है उसमें आइगन वैल्यू लैम्डा के कितने फैक्टर्स हैं, है ना, या मल्टीप्लिसिटी जो होगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है, क्या लिखोगे कि ए बी बराबर लैम्डा वी या ए माइनस लैम्डा आई वी इज इक्वल टू 0, उसके उसमें वी के कितने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल रहे हैं ना, हाँ कितने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो ये तो पहले मुझे वो टर्म डिफाइन करना पड़ेगा। तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब हो गया कि आइगन वैल्यू की मल्टीप्लिसिटी इन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब हुआ कि जो a माइनस ए बी बराबर लैम्डा वी होता है ना, तो उसमें एक्चुअली उसके पास कितने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं वो होगा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। और वो दोनों इक्वल आएगी किसी आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग तब जाके, और ईच आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल है तो हम बोलेंगे वो डायगोनलाइजेबल है। तो ये अप्रोच मैं यूज करूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। किसी क्वेश्चन में मुझे अगर चेक करना है कि हाँ अलजेब्रिक का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ वैल्यूज, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये हुआ जो मैं यूज कर रहा हूं, किसी आइगन वैल्यू की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो ये जैसे होता है ना कि मान लो x माइनस 1 होल स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर 2 मतलब 2 सॉल्यूशन है लेकिन 2 टाइम्स आ रहा है, ये x माइनस 1 होल स्क्वायर है, तो इसमें वो है ना रिपीटेड रूट्स हैं 2, तो वो होगा अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा, सो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का ही जो सॉल्यूशन होता है वो आपका आइगन वैल्यू होता है, तो उसकी क्या मल्टीप्लिसिटी वो अलजेब्रिक हो गई। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, तो जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आएगा ना, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, जो आपका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है यहां पे ये होगा कि number of linearly independent solutions of AV is equal to lambda V, या इसी को that is A minus lambda I V is equal to 0, है ना। इसके पास कितने उस लैम्बडा के करस्पॉन्डिंग कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलते हैं, वो उसकी उस आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कितने आइगन वेक्टर मिलेंगे, ठीक है ना। सो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन a minus lambda I times v is equal to 0, मतलब नंबर ऑफ ना इसके बाद ये समझ लो दैट इज कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू a, लैम्डा, हाँ किसी लैम्डा के लिए। सो ये होगा, ठीक है जी। देख लो अब ये क्या होगा, ईच आइगन वैल्यू का अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल है, तो हम बोलेंगे वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, ठीक है ना। तो मुझे यही चेक करना है एक्चुअली। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं, है ना, ये इसी में लिख दूं, सो मैट्रिक्स ए जो होगा इज स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनलाइजेबल
if and only if algebraic multiplicity is equal to geometric multiplicity for each eigenvalue। ठीक है, तो हर आइगन वैल्यू के लिए अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल है तो हम बोलेंगे डायगोनलाइजेबल है। तो ये क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दे रखा है, अब मुझसे पूछता है कि बताओ ये डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है, तो या तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आ जाए तो सीधा बोल देंगे है, अगर रिपीटेड आइगन वैल्यू आया तो इसका मतलब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जितनी बार वो आइगन वैल्यू रिपीट हुआ है, अब उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना पड़ेगा मुझे, और कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आते हैं। तो अगर अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, मतलब मान लो रूट है, मान लो 1 1 2 आइगन वैल्यू है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग 2 इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलने चाहिए, तब बोलेंगे हम कि वो डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो, तो इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं जो मैं यहाँ छोड़ दिया था, इसी को कंटिन्यू करता हूँ। देखो कि मुझे चेक करना है डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है, तो उसी थ्योरम से चेक कर लेते हैं। देखो तो -1 3 -1 है ना, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखो फिर मैं इन क्वेश्चंस पे आते हैं, अभी हम इन क्वेश्चंस पे आएंगे, या अभी है ना आपके पास असाइनमेंट भेजूंगा मैं लीनियर अलजेब्रा के, अभी है ना जो हमने टॉपिक वाइज असाइनमेंट हमारा है गेट का स्पेशली, तो उसमें आप देखो जितने क्वेश्चन है डायगोनलाइजेबल वो डिस्कस करेंगे, या वहाँ एक प्रॉपर अलग से असाइनमेंट है ना डायगोनलाइजेबल है। पहले सारे थ्योरी कंप्लीट कर देता हूँ। देखो तो ये क्वेश्चन करूँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली बहुत सारे क्वेश्चंस भेज दिए। अच्छा उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है उसमें, अच्छा हाँ सर बहुत सारे हैं, एक तो नहीं है। हाँ तो पहले आते थे वो क्वेश्चंस ना, इसीलिए उसमें है, ओल्ड पेपर है ना वो, इसीलिए। अच्छा एक और मैं कॉन्सेप्ट दिखाया तो फिर आगे बढ़ते हैं। मान लो ऐसा है कि इफ A is डायगोनलाइजेबल, मान लो A अगर डायगोनलाइजेबल है देन A के पावर K भी होगा, दिस इज ऑल्सो डायगोनलाइजेबल, ये डायगोनलाइजेबल होगा ही। ठीक है, तो अगर A डायगोनलाइजेबल, A की पावर A स्क्वायर A क्यूब सब डायगोनलाइजेबल होगा। ठीक है, उसका रीजन ये है, आपने देखा ही था क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज कि अगर P इनवर्स AP D के इक्वल आ गया तो सिंपली P इनवर्स A की पावर K टाइम P ये D की पावर K हो जाएगी। और आपको पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो वो डायगोनल मैट्रिक्स ही रहेगी, है ना, तो इसीलिए ऐसा होगा। ओके एक दो क्वेश्चंस करके देखो, या एक दो रिजल्ट और है तो दिखा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। मेनली क्वेश्चन ही सॉल्व करना है एग्जाम में आपको, ये है। अच्छा एक तो ये है कि कोई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमेशा डायगोनलाइजेबल होगी, मतलब रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स रियल नंबर हैं तो वो हमेशा डायगोनलाइजेबल होगा। तो एक तो ये है तुम्हारे पास, ये भी लिख लो, अच्छा होता ना कि जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इज डायगोनलाइजेबल, वो हमेशा डायगोनलाइजेबल होगा, है ना। तो ये रिजल्ट हो गया। अगर अगर इन्वर्टिबल है, अगर A इन्वर्टिबल है, जैसे यहाँ लिखा ना A की पावर K, अगर A इन्वर्टिबल है तो A इनवर्स भी डायगोनलाइजेबल होगा। अगर कोई मैट्रिक्स A इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स और अगर वो इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स भी डायगोनलाइजेबल होगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। थ्योरीज तो मेनली यही है, कुछ क्वेश्चंस करके देखो। तो क्वेश्चंस क्या यही सब करते हैं जो अभी हमने ओपन किए थे, गेट वाले पेपर से ही देख लेते हैं। तो पहला वो क्वेश्चन करके देखें, देख लो, यही यहाँ पे स्टार्ट करो। देखो जरा आप अब ये चेक करके बताओ, जैसे पहला क्वेश्चन था जो थ्योरम लगाया वही लगा के देखते हैं। देखो अब ये डायगोनलाइजेबल है कि नहीं मुझे चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहला एग्जांपल चेक कर लेते हैं ना। देखो फर्स्ट वाला देखते हैं हम अभी। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो ये पहला क्वेश्चन जो है इसको बात करते हैं हम लोग। तो अब क्या करोगे, पहले इसकी आइगन वैल्यू निकालो जरा, क्या आएगी। तो ये तो दिख रहा है ना करेक्टली, λ1 is 0 and λ2 is 0, ये आएगा ना इसकी आइगन वैल्यू, कि अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल मैट्रिक्स, इन सब का आइगन वैल्यू डायगोनल एंट्रीज ही होती हैं। तो ये तो ऑब्वियस है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि
तो यहाँ पे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 0, इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है? 2। ठीक है, सब क्लियर है ना? मतलब ये इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो चेक करने वाला है, स्पेशली और थ्योरम पे हो जाएगा, नहीं तो ये करो। तो यहाँ पे जो आइगन वैल्यू 0 है उसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, क्यों? क्योंकि आइगन वैल्यू 2 बार आई है। अब इसका मैं आइगन वेक्टर निकालूंगा, तो हमें तरीका पता है कि मुझे क्या करना है। तो मुझे फाइंड करना है AV बराबर लैम्डा V, तो लैम्डा तो खुद 0 है तो 0 ही हो जाएगा। तो AV बराबर 0, तो यहां से क्या आएगी? A तुम्हारे पास क्या था? A है दिस 0 1 0 0, V ये मान लो x y इज इक्वल टू 0, तो ये यहाँ से आ गया y बराबर 0, ये आएगा और दूसरा खत्म। तो 0 0 0, तो यही एक बचेगा, 0 बराबर 0 आ जाएगा, तो y बराबर 0 हो गया। तो मैंने जो v क्या लिया यहाँ पे, मैंने जो v लिया था वो x y लिया था। ये मैं आइगन स्पेस लिख रहा हूँ ना, या तो मैं ऐसा करूँ, तो v मैं ये लिया था, यहाँ बोला y को 0 कर दो, x पे कोई कंडीशन नहीं है, तो x 0 हो गया, मतलब x बाहर करोगे तो 1 0 आ गया। अब ये x फ्री वेरिएबल है ना, x को कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, नॉन जीरो, तो x को अगर 1 रख देंगे तो मुझे सिंपली एक आइगन वेक्टर मिल गया 1 0। अब प्रॉब्लम ये क्या, कितने मुझे मिला? एक ही तो मिला ना, क्योंकि एक ही फ्री वेरिएबल है, तो इसके बेसिस में एक ही एलिमेंट आएगा, वो ये आएगा। तो ये आपका आइगन वेक्टर है, दिस इज आइगन वेक्टर ऑफ 0। अब मुझे बताओ 0 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आई यहाँ पे? व्हाट इज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी करस्पॉन्डिंग टू 0? क्योंकि एक ही इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिला मुझे, तो अगर है ना, यहाँ पे होता क्या, यहाँ पे जैसे एक ही फ्री वेरिएबल है ना, तो इसका बेसिस में अब होता है स्पैन, इसको लिख सकता हूँ स्पैन ऑफ 1 0, और सिंगलटन सेट हमेशा, सिंगलटन नॉन जीरो हमेशा लिनियरली इंडिपेंडेंट होता है, तो स्पैन एंड इंडिपेंडेंट तो बेसिस बनाता है, तो बेसिस में एक ही एलिमेंट है, तो मतलब इसका डायमेंशन 1 है आइगन स्पेस का। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इसकी 0 की 1 है, और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 थी, इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पता चला आपको कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल नहीं है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 0, और इसका मतलब मैट्रिक्स A इज नॉट डायगोनलाइजेबल, तो पहला डायगोनलाइजेबल नहीं है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आप देखो, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है लेकिन डायगोनलाइजेबल नहीं है। सेम दूसरा वाला है, सेम कर सकते हो आप, यहां भी अगर आप चेक करो, देखो जरा इसको ट्राई करके बताता हूं सेम तरीके से। यहां आइगन वैल्यू निकालोगे तो लैम्डा मतलब तीनों तो 0 ही आ जाएगा ना, सॉरी 1 आ जाएगा, तीनों आइगन वैल्यूज की 1 आ गई, तो यहां पे अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 1 इज 3, तो आइगन वैल्यू 1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है। अब मुझे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालनी होगी, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे हमने अभी फाइंड किया है, तो सिंपल है AB बराबर लैम्डा V, है ना, तो यहां आ जाएगा। सो देखो यही काम इसके साथ करते हैं। तो हमने अभी 2 क्रॉस 2 के लिए पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरे के लिए सॉल्व करते हैं। ये दूसरा जो है, तो इसकी रिपीटेड आइगन वैल्यू 1 3 टाइम्स, तो मतलब 1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 है। अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाल लेते हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली b है ना, तो b के लिए चलो लिख दो b बराबर लैम्डा v, तो या b माइनस लैम्डा i टाइम v बराबर 0। चलो इसको सॉल्व करके देखो, सो b माइनस i कर देंगे तो 0 1 0 0 0 1, और यहाँ हो जाएगा 0 0 0 टाइम v को मान लो x y z इज इक्वल लैम्डा को 1 रख दिया, तो b माइनस i टाइम दिस। इसको सॉल्व करो, तो पहले इक्वेशन से आ गया y बराबर 0, दूसरे से आ गया z बराबर 0, तीसरे से कुछ नहीं आया। ठीक, तो यहाँ से देखो जो मैं v लिया था x y z, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन स्पेस देख रहे हम क्या है, तो सॉल्यूशन में आया कि y और z 0 है, तो yz को 0 रख दिया, फिर x, तो यहाँ x कॉमन लोगे तो 1 0 0, तो फिर से ये स्पैन ऑफ दिस वेक्टर हो गया ना, इसको बोलेंगे स्पैन दिस, तो इसका मतलब इसमें इसके बेसिस में एक ही एलिमेंट है, क्योंकि इसका स्पैन है और ये खुद इंडिपेंडेंट है, तो जो आइगन स्पेस आया उसका डायमेंशन 1 है यहाँ पे, तो इसका मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1, वो आपका कितना आया, 1 आ गया, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आई, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 3 थी, तो इसका मतलब दिस इज नॉट डायगोनलाइजेबल। ठीक है, तो ये भी डायगोनलाइजेबल नहीं है।
सो बोथ आर, तो ये तरीका होगा कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का। जब मुझे डायरेक्टली कोई थ्योरम नहीं लग रहा है तो आप इस तरीके से चेक करो। आइए इस पे आते हैं। तो यहाँ तो डायरेक्टली थ्योरम लग रहा है तो इसमें कोई टेंशन तो है नहीं आपको, है ना। इसमें देख लो। सो ये जो है आप देख रहे हो यहाँ पे कि क्या हो रहा है, इसके पास 3 आइगन वैल्यू है, λ1 1, λ2 4, λ3 9। तो बताइए ये डायगोनल है कि नहीं है? सर बोथ m and n पर आ है ना। तो हमने ये देखा है कि अगर m डायगोनल है तो सारे पावर डायगोनल ही होंगे। तो अगर आप m स्क्वायर भी निकालोगे तो यहाँ पावर वो हो जाएगा 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर 9 स्क्वायर टाइप का आ जाएगा। तो इनफैक्ट m एंड m स्क्वायर, अगर m डायगोनल है तो m स्क्वायर को चेक करने की जरूरत नहीं है। थ्योरम कहता है कि मैट्रिक्स A डायगोनलाइजेबल है तो A के पावर जो भी होंगे डायगोनलाइजेबल होंगे ही। तो हो गया। अब यहाँ पे आते हैं इस पे, ये सब गेट के क्वेश्चन है। m आपको दे रखा 1 2 1। देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, इसके पास जो आइगन वैल्यू है वो एक है 1, एक है 2 और एक है 1। तो जो आइगन वैल्यू 1 है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 1 is 2 एंड अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 2 is 1। मतलब जो आइगन वैल्यू 2 है वो एक बार आई है, आइगन वैल्यू 1 जो है 2 टाइम्स आई है। ये हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, इन 1 आइगन वैल्यू और 2 आइगन वैल्यू, 2 तो सिंगल है ना, 2 की तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही आइगन वेक्टर मिलेगा, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि ये जो 1 है आइगन वैल्यू, इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर 2 आ जाती है इसका मतलब डायगोनलाइजेबल होगा। और वहीं से रिलेशन निकल के आएगा कि कब इसका ओके। तो m इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ। तो हमने कई सारे थ्योरम पढ़े हैं ना, या तो मैं आइगन वेक्टर निकालूंगा ना, उस तरीके से करते हैं। चलो ट्राई करके देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि हमें पता है कि ये जो मैट्रिक्स है ना 23 में m है, इसका आइगन वैल्यू 1 2 1 है, तो मैं 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालता हूँ। देखो तो a माइनस आई, या m है तो m कर देता हूँ, m माइनस आई टाइम v इज 0। m माइनस आई करोगे 0 1 0 हो जाएगा, a b c 0 0 0। ठीक है, ये a माइनस आई कर दिया हमने, टाइम्स x y z इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो इसको तो यहाँ से आया a y प्लस b z इज इक्वल टू 0। यहाँ से आया y प्लस c z इज इक्वल टू 0। अब देखो तुम्हें क्वेश्चन कह रहा है ये डायगोनलाइजेबल है, क्वेश्चन कह रहा है ना कि डायगोनलाइजेबल है, तो क्या इसमें से ट्रू होगा। तो हमें पता है कि 1 की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है, तो इसके पास कितने सॉल्यूशन होने चाहिए इंडिपेंडेंट। अच्छा मतलब मुझे तो वो चाहिए अभी v, मतलब यहां पे मुझे चाहिए x y z, यहां समझो। तो तुम्हारे पास x तो है, x पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा इसके पास अगर यूनिक सॉल्यूशन हो गया मान लो सपोज, तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन कब आएगी इस सिस्टम में, वाइजर में है ना, दो वेरिएबल में यूनिक सॉल्यूशन कब आएगी। दोनों का रैंक सेम होगा सर रैंक 2। हाँ तो ये ax बराबर b सिस्टम है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो हुआ तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं ये कुछ ऐसा है ना, इस सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा है a b 1 c टाइम्स y z इज इक्वल टू 0, ये है ना। तो ये 2x2 का सिस्टम है, होमोजेनियस सिस्टम है। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये इस सिस्टम की बात कर रहा हूं, इसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो हुआ तो इस सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशन होंगे, सर यूनिक सॉल्यूशन। हाँ यूनिक सॉल्यूशन होगा, इक्वल टू b। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, y बराबर 0 z बराबर 0, उसको ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। तो वो सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। लेकिन आइगन यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन ठीक है, अगर यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो अगर मान लो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब AC इज, इसका डिटरमिनेंट क्या आता है AC माइनस बी ना, तो AC माइनस बी अगर नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगी।
तो y0 z0 हो जाएगा। तो उस केस में ये डायगोनलाइजेबल होगा क्या, क्वेश्चन ये है। नो सर, टू इंडिपेंडेंट। हाँ, यहाँ पे आपके पास अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आपके पास 2 है और इसके करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 आ गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर AC इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ तो आइगन स्पेस का डायमेंशन 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों 0 हो जाएंगे ना। तो इसका डिटर्मिनेंट को 0 होना पड़ेगा। तो 0 कब होगा, AC इक्वल टू B। हाँ, तो इसका डिटर्मिनेंट को 0 होना पड़ेगा। क्यों 0 होना पड़ेगा, ताकि मुझे यहाँ पे एक नॉन जीरो सॉल्यूशन मिले, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिले। और वो जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, है ना, तो ए बी की कुछ नॉन जीरो वैल्यू, मतलब उस तरह से yz में कोई एक इक्वेशन आ जाएगा। हालांकि है ना, आपको पता है कि इसमें क्या होता है, या तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन का केस तो है ही नहीं इस केस में, होमोजेनियस में। तो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो क्या आएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा y बराबर समथिंग k टाइप का। मतलब ये समझ लो कि रेशियो इक्वल हो जाएगा ना। यही तो होता है डिटर्मिनेंट इक्वल होने में कि a/1 b/c इक्वल है। तो ac बराबर b, तो इसका आंसर जो है ac बराबर b ये होगा, b ऑप्शन ट्रू होगा। समझ आया क्यों, क्योंकि यहाँ पे yz एक दूसरे पे डिपेंड कर जाएगा। तो यहाँ ऐसा होगा y और यहाँ k टाइम y हो गया फॉर एग्जांपल। तो यहाँ x में आ जाएगा 1 0 0 और y में कुछ आ जाएगा 0 1 k टाइप का। तो आइगन स्पेस में 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेगा हमें इस केस में। कब, जब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ये चीज है, चेक कर लीजिए। और ये दो इक्वेशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, जो एक दूसरे का मल्टीपल होता है ना। तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर -cz, यहाँ जो k लिखा हूँ यही लिख दो, cz कर दो चाहो तो, या kz कर दो, k 1/z है इस तरह से। सो 2, तो यहाँ सिंपल। अब देखो किसी को समझ नहीं आता, बताओ इस क्वेश्चन में पूछा क्या था, डायगोनलाइजेबल कब होगा, तो जब इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा 0 0 हो जाएगा, तो इसकी इसमें आइगन स्पेस का डायमेंशन 1 हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 हो जाएगी। तो मुझे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 रखने के लिए, क्योंकि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 थी, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 रखने के लिए इस डिटरमिनेंट को 0 होना पड़ेगा। इसको डिटरमिनेंट 0 तब होगा जब AC बराबर B होगा। तो वो आंसर है। और क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इस पे ना। देखो किसी को डाउट है तो पूछो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है। चलो अभी और क्वेश्चंस देखो, आपको समझ आएगा कितना समझ आया। लो इसको ट्राई करो, बताओ ये जो क्वेश्चन है, अब बताना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है। जल्दी बताओ, टाइम नहीं लेना है ना। बताओ क्या ये डायगोनलाइजेबल है। दो ऑप्शन है आपके पास। पहला बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट P एंड Q, ठीक है। तो आप PQ स्टेटमेंट कंसीडर कीजिए। M अगर ये है तो M सिंगुलर है, तो डिटरमिनेंट निकालो, इजीली दिख जाएगा। चेक करो। सर वो तो 0 होगा कैसे पता आपको? सर, उसका रो और कॉलम दोनों सर आइडेंटिकल कॉलम्स, मतलब आइडेंटिकल है। तो उससे क्या होगा, उसमें ये था कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल, आपको ठीक से याद करना पड़ेगा। रो कॉलम आइडेंटिकल तो कुछ नहीं होगा, 2 रोज और 2 कॉलम्स आइडेंटिकल है तब डिटरमिनेंट 0 होगा। रैंक्स भी डिसाइड कर सकते हैं आप, रैंक देख लो, है ना। कितना आ रहा है, डीजे आ रहा है डिटरमिनेंट? यस सर। रैंक 3 है सर। हां, अरे रैंक 3 दो आ रहा है सर। तो रैंक डिटरमिनेंट अगर 0 हो गया तो रैंक 3 नहीं हो सकता, 3 से कम ही होगा, है ना। अब चेक कीजिए, इसको रिलेट कीजिए। सो डिटरमिनेंट 0 है, इसका मतलब है कोई आइगन वैल्यू 0 होगा, तो रैंक 3 नहीं हो सकता, उसका रैंक 3 से कम ही होगा, है ना। तो एनीवे सिंगुलर है तो ये ओके है, ट्रू स्टेटमेंट है। अब बोल रहा है कि अगर लेट S be a डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, मान लो S डायगोनलाइजेबल है, अब वो अलग क्वेश्चन है ना। अब यहाँ देखो, इसका मतलब ये हो गया
कि देयर एग्जिस्ट P जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा इस तरीके से कि P इनवर्स SP इज इक्वल टू D होगा। ये इस लाइन का मतलब हुआ डेफिनेशन कि जो मैट्रिक्स S है वो डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर है। इफ T इज अ मैट्रिक्स सच दैट, अब देखो यहां ध्यान दीजिए आप, ये कह रहा है S प्लस 5T बराबर ID, I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, D कोई नंबर है, देन T भी डायगोनलाइजेबल होगा। अब आपको चेक करना है। हाँ तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, S प्लस 5T टाइम, देखो तो इसी को मैं कंटिन्यू करता हूं, इसको आप कंटिन्यू करो, क्या करो, सो P इनवर्स S की जगह यहां से क्या आ जाएगा, ID माइनस 5T टाइम P इज इक्वल टू D है ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, तो इसको जब आप P को मल्टीप्लाई कर दो क्या होगा, P इनवर्स ID टाइम P, तो ये ID ही रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, P इनवर्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा, P यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और माइनस ये 5 बाहर रखो, P इनवर्स TP इज इक्वल टू D, और ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है ना, डायगोनल मैट्रिक्स, और ये खुद डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डायगोनल है क्योंकि I टाइम D है, मतलब इसके ईच, तो इसको उधर भेज दो। तो यहाँ से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आपको बस ये देखना है, देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यहाँ कोई प्रैक्टिकल थ्योरेटिकली आपको डील करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता था कि ऐसा है, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या T डायगोनलाइजेबल है, तो मुझे चेक करना होगा क्या सम मैट्रिक्स टाइम है ना Q इनवर्स SQ या Q इनवर्स TQ बराबर D हो जाए, डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए। तो यहाँ देखो P इनवर्स TP क्या आ जाएगा, यहाँ से इक्वल आ गया आपके पास D, या तो इधर बुला लो, तो ID माइनस D। अब टू डायगोनल मैट्रिक्स का डिफरेंस, क्या डायगोनल मैट्रिक्स होगा कि नहीं, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज योर D1 बोल दीजिए इसको आप, मतलब नया डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, डिफरेंस डायगोनल है, तो यहां से P इनवर्स TP भी D आ गया, डायगोनल मैट्रिक्स आ गया, तो मतलब ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ कोई क्वेश्चन करने लायक नहीं था, तो थ्योरेटिकली था, तो हमने थ्योरेटिकली किया इसको कि डायगोनलाइजेबल का डेफिनेशन ये है, S की वैल्यू यहाँ से निकाली हमने, पुट कर दिया S की जगह, सिंप्लीफाई करके ये निकाला ताकि चेक करें डायगोनल आता है कि नहीं आता है, तो P इनवर्स TP बराबर डायगोनल मैट्रिक्स ही आया, इसका मतलब डायगोनलाइजेबल है, मतलब T मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर है, ये चीज है। अभी जो D1 मैंने लिखा है, तो D1 के जो डायगोनल एंट्रीज होंगे वो T मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज होगा, और यहाँ जो D मैंने लिखा है इस D मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्रीज होंगे वो S मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज होगा। किसी को डाउट है तो पूछो, देखो नहीं तो अगला क्वेश्चन देखो, ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था डायगोनलाइजेबल का। तो यहीं पे आ गए, तो इसमें तो नहीं मिलेगा मान लो, तो यहाँ पे आपको पता ही है, आप लोग है ना ड्राइव पे जाना है, वहाँ पे बहुत सारे असाइनमेंट, डायगोनलाइजेबल पूरा एक असाइनमेंट ही है, तो उसको ट्राई, मैं भी ग्रुप में भेज देता हूँ, जस्ट आप ट्राई करके आना नेक्स्ट टाइम, अभी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तो इसमें आप जाओगे, ये जो लीनियर वाला असाइनमेंट है, तो इसमें पूरा एक असाइनमेंट है ना डायगोनलाइजेबल का अलग ही है, ये देखो आप जो है इनर प्रोडक्ट, ये आप पढ़ना, अभी इनर प्रोडक्ट स्पेस हमें भी करना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है आपका सिलेबस ना, बेसिक डायमेंशन दिस। अच्छा डायगोनलाइजेबल के क्वेश्चंस किसमें हैं, थे तो बच्चे डाउट पूछ रहे थे, तो इसमें हाँ उसमें भी होगा, इसमें भी होगा, मैट्रिसेस वाले में होंगे, इसमें होगा एक्चुअली, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाले में क्वेश्चंस होंगे ऐसे,
डायगोनलाइजेबल के भी क्वेश्चंस होंगे इसमें। देखना पड़ेगा ना, नहीं तो मैं दूसरा भेज देता हूँ ना, उसमें इसमें होगा। पहले बहुत लोगों ने डाउट पूछे थे ना डायगोनलाइजेबल के, गेट वाले बच्चे थे ना, तो उसमें होगा किसी में, जैसे यहाँ पे ना, यहाँ ए पी बराबर पी डी है ना। हाँ, ये थ्योरम है कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमेशा एक, क्योंकि हमेशा मैंने बताया था रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मिलता है पी एक्चुअली वो ऑर्थोगोनल होता है। तो ट्राई वो वाला भेजा था ना, जैसे मैट्रिक्स दिस इज डायगोनलाइजेबल ओवर सी, तो सी पे हमें रियल पे पढ़ना है एक्चुअली, कॉम्प्लेक्स नंबर पे नहीं। इसमें बहुत सारे एडवांस क्वेश्चंस भी हैं, जैसे दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, तो इजी है ना, तो बहुत, क्योंकि दिख रहा है आपको डायगोनल एलिमेंट 1 2 3 है, तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो इजीली डायगोनलाइजेबल तो होगा ही, तो ये तो ऐसे ही डायरेक्टली मिल जाएगा। हाँ, इसी में कुछ क्वेश्चन डायगोनलाइजेबल के हैं। बाकी आपको ये वाला असाइनमेंट नहीं, तो इसमें क्या करना है, इसको छोड़ो, आप यहाँ पे आओ, पी वाई क्यू लीनियर अलजेब्रा है ना, पी वाई क्यू लीनियर अलजेब्रा है ना, जैसे जैम, तो जैम का तो कर ही रखा आप लोगों ने ना, ज्यादातर लोगों ने कर ही रखा है। गेट का भी है ना, पी वाई क्वेश्चन ऑन लीनियर अलजेब्रा, ये नेट का है, इधर देख सकते हो, लेकिन गेट एसटी वाला स्पेशली करना है आपको। तो कई सारे गेट के हमने भेजे थे 2005 से 2023 तक का, 96 टू 2-3 है, मैं भेज देता हूँ एक साथ सारे ना। जैसे इसमें आप देखना कुछ क्वेश्चंस होंगे जो डायगोनलाइजेबल के होंगे, तो वो आपको, जैसे यही क्वेश्चन है देखिए, अब आपसे पूछ रहा है कि मैट्रिक्स 1x z 2 1, अच्छा अभी तुमने सॉल्व किया तो है ये, ये तो कर रहे थे, वहां पे क्या था, ए बी सी था ना जस्ट, हाँ सर, यही हुआ सर। यही क्वेश्चन था ना अभी जस्ट हमने किया, तो वहां क्या रिलेशन आया है, वहां से क्या बी बराबर ए सी आया था, क्या था ए बी सी, ऐसे कुछ था ना वहां भी। तो देख लो क्या आंसर आएगा, क्या ऑप्शन लगता है ट्रू होगा। तो यहाँ पे क्या रिलेशन बनेगी, वहां बी बराबर ए सी आया था, यहाँ क्या आया, जेड बराबर एक्स वाई, होगा सर। अच्छा तो जेड बराबर, अच्छा वाई बराबर एक्स जेड, तो देख लो किसमें हो रहा है वाई बराबर एक्स जेड, लेकिन चेक करना यही था वहां भी, ए बी सी किस ऑर्डर में था वो देखना है ना मेन। नो सर, सी ऑप्शन होगा ये। अच्छा एक मिनट, हाँ सर, सी यहाँ ए बी सी किस ऑर्डर में था वो ये पूछ रहा हूँ, जैसे हमने अभी सॉल्व किया ना, यहाँ ए बी सी उसी ऑर्डर में है, ठीक है, ए है ना, यहाँ है ए बी सी, ये आपका ए बी सी, ठीक है, 1 to 1, तो सेम ही था क्वेश्चन, यहाँ पे बस एक्स वाई जेड कर दिया, तो ए बी सी, तो वहां ऑप्शन आया था बी बराबर ए सी, That is z is equals to x y. हाँ सी होगा सर, x y सी। हाँ, यहाँ z इज इक्वल टू एक्स वाई आएगा ना, हाँ देखो z इज इक्वल टू एक्स वाई किसमें हो रहा है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैंने प्रूफ आपको करके दिखाई कैसे आ रहा है, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 की और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 की इक्वल करनी थी। तो इस तरह कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जब हम जैम का डिस्कशन करा रहे थे, तो हमने वो क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे जो डायगोनलाइजेबल पे थे, है ना। तो आप बाकी ट्राई करके आओ, मैं असाइनमेंट अभी ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ 3-4, जितने भी लीनियर अलजेब्रा के हैं नेट या गेट के, तो आप ट्राई करो, उससे आपको समझ आएगा, स्पेशली जो डायगोनलाइजेबल वाले कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस हैं। तो नहीं उधर होगा, ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस भेज देता हूँ आप लोगों को।
खत्म हो गया नहीं। तो सारे क्वेश्चन है ना, 23 में कितने हैं, 5 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन जोड़ा गया 23 में, तो 3 6 7 क्वेश्चन है, इधर भी 6 क्वेश्चन है। तो इस तरह क्वेश्चंस तो आते हैं ना ये जोड़ा के। तो अराउंड मैं आपको भेज देता हूँ कुछ साइन, आप ट्राई करके देख लेना, जो भी स्पेशली जो या बाहर के भी क्वेश्चन आपको कुछ मिले जो डायगोनलाइजेबल पे आप ट्राई करके आओ, जैम का, गेट का है ना, या जैम में तो नहीं डायगोनलाइजेबल, गेट या नेट में, तो तैयार ट्राई करके आओ। नेक्स्ट टाइम आप डाउट पूछ सकते हो, नहीं तो आगे मैं थ्योरी कराऊंगा। तो अभी जो हमने थ्योरी डिस्कस किए हैं हाँ, इसमें तो आगे नेक्स्ट क्लास में बाकी टॉपिक में डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे ये वाला, है ना, जैसे हमने बेसिक्स ही देखे, बहुत एडवांस तो देखे, क्वेश्चन सभी जाएगा तो उसके हिसाब से सोचेंगे। तो जस्ट मैंने डिफाइन ही किया है इक्विवेलेंस क्या है, इसकी एक थ्योरम लिखाया था इस पे, सिमिलरिटी क्या है इस पे कुछ रिजल्ट दिखाए हैं, डायगोनलाइजेबिलिटी क्या होती है और इस पे हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, स्पेशली रिजल्ट देखे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बाकी है। तो अभी आपको असाइनमेंट भेजूंगा, आप उसमें देखो जो भी डायगोनलाइजेबल क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करके आओ, नेक्स्ट टाइम डाउट पूछो। फिर उसके बाद में अभी नेक्स्ट टाइम ये टॉपिक कराऊंगा, पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, देन प्रॉपर्टीज, क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, सिंगुलर वैल्यू ना, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोज, ये नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा इसकी थ्योरी करा दूं। फिर इधर बचेगा इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है, तो वो एक क्लास में करवा देंगे, 3-4 क्लास में ये टॉपिक निपट जाएगा। फिर आप है ना, फिर बाद में जब हम पीवाईक्यू एक बार ईयर वाइज करेंगे तो फिर उस समय लगेगा कि हमने सारे टॉपिक पढ़े हैं, तो उस समय ऐसा नहीं लगेगा कुछ पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा है ना। ठीक है, तो अभी आज यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट, नेक्स्ट क्लास में।